नमस्कार दोस्तों, NIISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। आज हम NISM सीरीज 21A के चैप्टर 8 ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना? हाँ बिल्कुल, इसलिए nismseries.com पे जाओ, वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है। अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो मैं पहला सवाल पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन PMS। ऑप्शंस आर A 25 lakhs, B 50 lakhs, C 100 lakhs एंड D 1 करोड़। इसका मतलब है कि PMS में अकाउंट खोलने के लिए कम से कम कितने पैसों की जरूरत होती है? तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 50 lakhs। ये लिमिट सेबी ने स्पेसिफिकली नए रूल्स के तहत सेट की है। अच्छा। हाँ, और जो बाकी ऑप्शंस है ना, जैसे 25 lakhs या 100 lakhs या 1 करोड़, वो सिर्फ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। एग्जाम के लिए ये आंकड़ा अच्छे से याद कर लीजिए। राइट। मुझे याद आ रहा है कि पहले ये लिमिट 25 lakhs हुआ करती थी, है ना? एकदम सही, पहले 25 lakhs थी, इसलिए लोग सबसे ज्यादा उसी में गलती करते हैं। पर अब ये 50 lakhs हो चुकी है। क्लियर है ना? हाँ, एकदम क्लियर। तो ठीक है, पैसे तो 50 लाख चाहिए, लेकिन ये पैसा कौन निवेश कर सकता है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। Which entities are eligible to invest in PMS? Options are A. Individuals only, B. Partnership forms only, C. Body corporate only और D. All of the above। इसका मतलब है कि क्या सिर्फ अकेले व्यक्ति निवेश कर सकते हैं या कंपनियां भी? सही आंसर। यहाँ सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि PMS में इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म्स, बॉडी कॉर्पोरेट, HUF और ट्रस्ट, ये सभी एलिजिबल होते हैं। ओ वाह, मतलब काफी लंबा दायरा है इनका। बिल्कुल, और यही वजह है कि बाकी तीनों ऑप्शंस गलत हैं। ध्यान दीजिए, पहले 3 ऑप्शंस में ओनली वर्ड लगा हुआ है। अच्छा, हाँ, इंडिविजुअल्स ओनली। राइट, तो जहां भी ये ओनली वर्ड दिखे ना, समझ जाइए कि वो ऑप्शन को लिमिट कर रहा है, इसलिए वो गलत है। क्लियर है ना? समझ आ गया। निवेश कौन कर सकता है ये तो साफ हो गया, लेकिन अग्रीमेंट साइन करने से पहले क्या प्रक्रिया होती है? क्वेश्चन नंबर 3, when must the disclosure document be provided to the prospective client? Options A after signing, B prior to signing, C within 7 days और D after first transaction। इसका मतलब है कि क्लाइंट को डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट आखिर कब देना चाहिए? तो सही आंसर क्या होगा? इस पे साइन कर रही है। सही बात है, बाद में बताने का क्या फायदा? एग्जैक्टली, इसलिए बाकी ऑप्शंस जैसे आफ्टर साइनिंग या 7 दिन का टाइम देना या फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद देना, ये सब रूल्स के सख्त खिलाफ है। ट्रांसपेरेंसी सबसे जरूरी है। क्लियर? हाँ, क्लियर। तो ट्रांसपेरेंसी की बात पर ही आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, where must the portfolio manager make the disclosure document available apart from giving it to clients? Options are A. SEBI's website, B. Portfolio manager's website, C. Leading newspapers और D. Stock exchange websites। इसका मतलब है कि क्लाइंट को देने के अलावा ये डॉक्यूमेंट और कहाँ मौजूद होना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन बी सही है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स वेबसाइट। हर पोर्टफोलियो मैनेजर को अपनी वेबसाइट पर ये डॉक्यूमेंट पब्लिकली रखना अनिवार्य है। वेट, रियली? सेबी की वेबसाइट पर क्यों नहीं? रेगुलेटर तो वही है ना? क्योंकि सेबी हर इंडिविजुअल मैनेजर का डॉक्यूमेंट अपनी वेबसाइट पर होस्ट नहीं करती, वो सिर्फ रूल्स बनाती है। और बाकी ऑप्शंस भी गलत है। न्यूज़पेपर्स में छपवाना प्रैक्टिकल नहीं है, और हर पोर्टफोलियो मैनेजर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होता, इसलिए सिर्फ उनकी वेबसाइट ही सही जगह है। क्लियर है ना? इंटरेस्टिंग, समझ गया। अब इसी डॉक्यूमेंट से जुड़ा एक और सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, what clause in the disclosure document states that SEBI has not approved or disapproved the document? Options A approval, B certification, C disclaimer और D regulation clause। इसका मतलब है कि वो कौन सा क्लॉज है जो बताता है कि सेबी ने इस डॉक्यूमेंट को ना तो पास किया है ना ही फेल। सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन सी, डिस्क्लेमर क्लॉज। देखिए, सेबी कभी भी किसी निवेश को अप्रूव या सर्टिफाई नहीं करती। अच्छा, मतलब कोई गारंटी नहीं लेती? बिल्कुल नहीं, सेबी सिर्फ मार्केट रेगुलेट करती है, इसलिए अप्रूवल और सर्टिफिकेशन वाले ऑप्शंस नाम से ही गलत साबित हो जाते हैं, और रेगुलेशन क्लॉज जैसा यहाँ कुछ नहीं होता। तो डिस्क्लेमर ही एकदम सही आंसर है। क्लियर है? हाँ जी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। फॉर डिस्क्रेशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर्स, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मस्ट बी कैलकुलेटेड यूजिंग विच मेथड? ऑप्शंस आर ए सिंपल एवरेज रिटर्न, बी CAGR, C TWRR और D IRR। इसका मतलब है कि पोर्टफोलियो मैनेजर अपना परफॉर्मेंस नापने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं? सही आंसर क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, यानी TWRR। TWRR, बाकी फॉर्मूलास क्यों नहीं? क्योंकि रूल्स के अनुसार सिर्फ यही तरीका मान्य है।
TWRR एक्सटर्नल कैश फ्लोज को हटा देता है, जिससे मैनेजर का असली परफॉर्मेंस दिखता है। एग्जाम में स्टूडेंट्स अक्सर CAGR या IRR पर टिक कराते हैं, जो सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है। ओ, तभी लोग कंफ्यूज होते हैं। हाँ, क्योंकि बाकी जगह CAGR यूज होता है, पर PMS में स्ट्रिक्टली TWR ही चलता है। सिंपल एवरेज और IRR यहाँ अप्लाई नहीं होते। क्लियर है ना? समझ आ गया। बाहरी नियमों की तो बात हो गई, लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजर के अंदर की टीम कैसे काम करती है? क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट पॉलिसी डिटेल्स द स्पेसिफिक एक्टिविटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस टीम्स इन अ PMS? ऑप्शंस ए, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, बी, रिटन डाउन पॉलिसी, सी, डीलिंग पॉलिसी और डी, रिस्क पॉलिसी। सही आंसर क्या होगा? यहाँ सही आंसर है ऑप्शन बी, रिटन डाउन पॉलिसी। हर एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखित में यानी रिटन फॉर्मेट में होनी चाहिए, ताकि कल को कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट? एकदम सही। बाकी ऑप्शंस जैसे इन्वेस्टमेंट, डीलिंग या रिस्क पॉलिसी, ये सब स्पेसिफिक काम के लिए हैं, पर ओवरऑल रोल्स और एक्टिविटीज डिफाइन करने वाली अम्ब्रेला पॉलिसी को हमेशा रिटन डाउन पॉलिसी ही कहते हैं। क्लियर? हाँ, क्लियर। Question 8. Who must approve the written down policies of the portfolio manager? Options are A, compliance officer, B, principal officer, C, SEBI और D, board or equivalent body. इसका मतलब है कि इन written policies को final approval कौन देता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, द बोर्ड या इक्विवेलेंट बॉडी। Compliance officer क्यों नहीं? वो तो रूल्स चेक करता है ना? चेक करता है, पर नियम बनाता या पास नहीं करता। नीतियां हमेशा सबसे ऊपरी स्तर यानी बोर्ड से ही पास होती हैं। प्रिंसिपल ऑफिसर या कंप्लायंस ऑफिसर उन्हें बस इम्प्लीमेंट करते हैं। और सेबी तो इंडिविजुअल कंपनीज की इंटरनल पॉलिसी अप्रूव करने से रही, इसलिए बोर्ड ही सही जवाब है। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर। अब क्लाइंट के आने पर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस? ऑप्शंस ए, रिपोर्ट परफॉर्मेंस, बी, एग्जीक्यूट ट्रेड्स, सी, वेरीफाई क्लाइंट आइडेंटिटी एंड एलिजिबिलिटी और डी, कैलकुलेट फीस। इसका मतलब है ऑनबोर्डिंग का मेन मकसद क्या है? ऑप्शन सी सही है, वेरीफाई क्लाइंट आइडेंटिटी एंड एलिजिबिलिटी। ऑनबोर्डिंग का सीधा सा मतलब ही KYC और पहचान पुख्ता करना होता है। अच्छा, मतलब ट्रेड वगैरह बाद में? हाँ बिल्कुल, ट्रेड एग्जीक्यूट करना, परफॉर्मेंस रिपोर्ट करना या फीस कैलकुलेट करना, ये सब ऑनबोर्डिंग के बाद के स्टेप्स हैं। पहला काम हमेशा वेरिफिकेशन होता है। क्लियर। समझ गया। तो वेरिफिकेशन की ही बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10, विच डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी फॉर ऑल इन्वेस्टर्स टू कंप्लीट KYC फॉर्मेलिटीज? ऑप्शंस ए, ड्राइविंग लाइसेंस, बी, पासपोर्ट, सी, पैन कार्ड और डी, वोटर ID। इसका मतलब है KYC के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट कौन सा है? सही आंसर। है पर पासपोर्ट या वोटर आईडी से भी तो पहचान होती है ना? होती है, वो एड्रेस या ID प्रूफ बन सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और टैक्स ट्रैकिंग के लिए पैन सबसे जरूरी है। उसके बिना PMS में अकाउंट खुल ही नहीं सकता। क्लियर है ना? वैसे 10 क्वेश्चन्स हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफी हैं तो गलत है। प्रैक्टिस और भी चाहिए। NSINseries.com पे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के प्रॉपर मॉक टेस्ट के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द एग्रीमेंट बिटवीन द पोर्टफोलियो मैनेजर एंड द क्लाइंट मस्ट बी इन, ऑप्शंस आर ए, राइटिंग, बी, वर्बल फॉर्म, सी, ऑडियो रिकॉर्डिंग और डी, ईमेल फॉर्मेट ओनली। इसका मतलब है कि क्लाइंट और मैनेजर के बीच का एग्रीमेंट किस रूप में होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राइटिंग, यानी लिखित रूप में होना चाहिए। वर्बल या ऑडियो क्यों नहीं? आजकल तो सब डिजिटल है। डिजिटल सिग्नेचर्स अलग बात है, पर वर्बल या सिर्फ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की ऐसी हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई लीगल मान्यता नहीं होती। और ईमेल फॉर्मेट ओनली कहना भी गलत है, क्योंकि प्रॉपर स्टैम्प्ड अग्रीमेंट साइन होता है। इसलिए राइटिंग ही सबसे सेफ और लीगल तरीका है। क्लियर, एकदम क्लियर। अब फीस के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन 12, what tool must be provided to all clients by the portfolio manager regarding fees? Options A, fee negotiation tool, B, fee calculation tool, C, tax calculation tool और D, return calculator। इसका मतलब है फीस को लेकर कौन सा टूल देना जरूरी है? यहाँ ऑप्शन बी सही है, फी कैलकुलेशन टूल। सेबी चाहती है कि फीस को लेकर पूरी ट्रांसपेरेंसी हो। राइट, ताकि क्लाइंट को पहले से पता हो कितना पैसा कटेगा। एग्जैक्टली। इसलिए फी नेगोशिएशन टूल जैसा कुछ नहीं होता, और टैक्स या रिटर्न कैलकुलेट करना इस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट का हिस्सा नहीं है। फीस समझाने के लिए फी कैलकुलेशन टूल ही देना पड़ता है। क्लियर है ना? हाँ, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। What document provides critical aspects of the PM-client relationship in a summarized format? Options A, risk disclosure document, B, MITC, C, agreement annexure और D, compliance manual। इसका मतलब है रिलेशनशिप के मेन पॉइंट्स को शॉर्ट में कौन सा डॉक्यूमेंट बताता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस यानी MITC।
एग्जाम के लिए ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ, जैसे एक शॉर्ट समरी। हाँ, एकदम चीट शीट की तरह, क्योंकि लंबे अग्रीमेंट्स कोई पूरा नहीं पड़ता। बाकी ऑप्शंस जैसे रिस्क डॉक्यूमेंट या कंप्लायंस मैनुअल बहुत डिटेल में होते हैं। MITC स्पेसिफिकली सबसे जरूरी शर्तें बताता है समराइज्ड फॉर्म में। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब ऑनबोर्डिंग के तरीके देखते हैं। क्वेश्चन 14, पोर्टफोलियो मैनेजर्स मस्ट प्रोवाइड एन ऑप्शन फॉर ऑनबोर्डिंग ऑफ क्लाइंट्स। ऑप्शंस ए इनडायरेक्ट, बी डिस्ट्रीब्यूटर लेड, सी डायरेक्ट और डी थर्ड पार्टी। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डायरेक्ट। हर पोर्टफोलियो मैनेजर को क्लाइंट को सीधे जुड़ने का ऑप्शन देना ही पड़ता है, बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर के। बिल्कुल, ताकि क्लाइंट को फालतू की कमीशन ना देनी पड़े। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर लेड, इनडायरेक्ट या थर्ड पार्टी कंपल्सरी ऑप्शंस नहीं है। डायरेक्ट का ऑप्शन होना स्ट्रिक्टली मैंडेटरी है। क्लियर है ना? हाँ जी, और इसी से जुड़ा है क्वेश्चन 15, What charges can be levied at the time of direct onboarding of clients? Options A, only statutory charges, B, entry load, C, initial fee और D, marketing fee। इसका मतलब है जब क्लाइंट डायरेक्ट आता है तो उससे कौन से चार्जेस लिए जा सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, ओनली स्टैट्यूटरी चार्जेस। मतलब सिर्फ वही चार्जेस जो कानूनन जरूरी हैं। हाँ, जैसे स्टैम्प ड्यूटी वगैरह। अगर क्लाइंट डायरेक्ट आ रहा है तो उस पर कोई एंट्री लोड, इनिशियल फी या मार्केटिंग फी नहीं लगाई जा सकती। ये तीनों बाकी ऑप्शंस डायरेक्ट ऑनबोर्डिंग में अलाउड ही नहीं है। क्लियर? समझ गया। अब जो क्लाइंट बन गए हैं तो आगे का काम कैसे होता है? क्वेश्चन 16, PMS इन्वेस्टमेंट्स कैन बी हेल्ड जॉइंटली। ऑप्शंस ए नो, बी यस, सी ओनली फॉर HUF और डी ओनली फॉर कॉर्पोरेट्स। इसका मतलब है क्या दो लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी सही है, यस। PMS में जॉइंट अकाउंट्स बिल्कुल खोले जा सकते हैं। तो बाकी ऑप्शंस का क्या? नो तो वैसे ही गलत हो गया, और जो ऑप्शंस है ओनली फॉर HUF या ओनली फॉर कॉर्पोरेट्स, मैंने पहले भी बताया था, ये ओनली वाले ऑप्शंस ट्रैप्स होते हैं। इंडिविजुअल्स भी जॉइंट होल्डिंग कर सकते हैं। क्लियर है ना? हाँ, ओनली वाला ट्रैप याद रहेगा। तो अगर जॉइंट अकाउंट है तो क्वेश्चन 17, इन अ जॉइंट PMS होल्डिंग टू हुज अकाउंट आर डिविडेंड्स एंड रिडेम्पशन प्रोसीड्स क्रेडिटेड। ऑप्शंस ए ऑल होल्डर्स इक्वली, बी द फर्स्ट होल्डर, सी द सेकंड होल्डर और डी द जॉइंट अकाउंट ओनली। इसका मतलब है फायदा किसके अकाउंट में जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द फर्स्ट होल्डर। नियम के अनुसार सारे फायदे और आखिरी रकम फर्स्ट होल्डर के अकाउंट में ही जाते हैं। बराबर। क्यों नहीं बनते? क्योंकि उससे टैक्स कैलकुलेशंस और TDS प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव आसानी के लिए सेकंड होल्डर या सभी होल्डर्स में इक्वल डिवाइड नहीं किया जाता, सिर्फ पहले होल्डर को मिलता है। क्लियर? इंटरेस्टिंग रूल है। अब कंप्लेंट्स की बात करते हैं। क्वेश्चन 18, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द रीड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर्स ग्रीवियंसेस? ऑप्शंस ए प्रिंसिपल ऑफिसर, बी कंप्लायंस ऑफिसर, सी फंड मैनेजर और डी डीलर। इसका मतलब शिकायतें कौन देखता है? सही आंसर। सही आंसर है ऑप्शन बी, कंप्लायंस ऑफिसर। किसी भी तरह की ग्रीवियंस या शिकायत सॉल्व करने की आखिरी जिम्मेदारी इनकी ही होती है। फंड मैनेजर क्यों नहीं? आखिर पैसा तो वही मैनेज कर रहा है। क्योंकि फंड मैनेजर का काम सिर्फ और सिर्फ मार्केट में निवेश संभालना है। अगर वो शिकायतें सुनेंगे तो ट्रेडिंग कब करेंगे? और डीलर का काम ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, इसलिए रीड्रेसल हमेशा कंप्लायंस ऑफिसर देखता है। क्लियर है ना? हाँ, रूल्स एकदम क्लियर डिवाइड किए गए हैं। क्वेश्चन 19, What is the time limit for reporting suspicious transactions to FIUIND? Options A 3 working days, B 7 working days, C 15 working days या D 30 working days। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी सही है, 7 वर्किंग डेज। ये एक मेमोरी ट्रिक वाला सवाल है, इसे ध्यान से सुनिए। अच्छा, इसमें क्या ट्रिक है? ट्रिक नहीं, बस टाइमलाइन फिक्स है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को स्ट्रिक्टली 7 वर्किंग डेज के अंदर रिपोर्ट करना पड़ता है। 3, 15 या 30 डेज वाले ऑप्शंस यहां गलत हैं। टाइमलाइन क्रॉस करना ऑफेंस है। क्लियर? समझ गया। 7 दिन स्ट्रिक्ट लिमिट है। अब आते हैं हमारे आखिरी सवाल पर। क्वेश्चन 20, अपफ्रंट फीस चार्ज्ड बाय पोर्टफोलियो मैनेजर्स टू क्लाइंट्स आर ऑप्शंस ए allowed up to 2%, B allowed up to 1%, C not allowed और D subject to negotiation। इसका मतलब है एडवांस फीस का क्या नियम है? इसका आखिरी और सही आंसर है ऑप्शन सी, नॉट अलाउड। पोर्टफोलियो मैनेजर्स को एडवांस में या अपफ्रंट कोई भी फीस लेने की सख्त मनाही है। मतलब ना 1% ना 2%? एकदम नहीं। पहले कुछ मैनेजर्स ऐसा करते थे और परफॉर्मेंस चाहे कैसा भी हो अपनी फीस पहले ले लेते थे। सेबी ने इस प्रैक्टिस को पूरी तरह बैन कर दिया है। इसलिए 1%, 2% या नेगोशिएशन वाले ऑप्शंस गलत है। इट इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड।
तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। काफी डिटेल डिस्कशन हुई, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। और अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पे जाओ। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। विल ट्राई टू हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो। जाने से पहले बस एक बात पर जरूर सोचना दोस्तों, सेबी ने फीस से लेकर डिस्क्लोजर तक इतने सख्त नियम क्यों बनाए हैं? क्योंकि एक पोर्टफोलियो मैनेजर के पास क्लाइंट्स की जीवन भर की गाढ़ी कमाई होती है। जब आप ये परीक्षा पास करके मार्केट में उतरेंगे तो ये सिर्फ नियमों का पालन करने की बात नहीं होगी, ये उस भरोसे को बनाए रखने की बात होगी जो एक निवेशक आप पर करता है। सोचिएगा इस बारे में।